हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। क्या वुमेन ने भी रिवोल्यूशन किया था, ये रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट की थी, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखो बच्चों, द फ्रेंच रिवोल्यूशन में अब तक हम लोगों ने वुमेन के बारे में कोई बात नहीं किया है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में उनका क्या योगदान है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि उनकी क्या हालात थी, वो क्या सोचती थी और वो कौन कौन सी एक्टिविटी करती थी। ये जो लेक्चर होने वाला है टोटली डेडिकेटेड होगा वुमेन के लिए। ठीक है, कहाँ पे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। कह रहा है बच्चों, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें एक्टिवली पार्ट करती थी, मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश रहती थी कि हम इसमें हिस्सा लेंगे। ऐसा क्यों करती थी? मतलब वो चाहती तो किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन वो ऐसा करती थी। उनका भी कुछ स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था बच्चों? दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। वो सोचती थी कि अगर हम जो भी गवर्नमेंट कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो हमारे बारे में वो लोग सोचेंगे और हमारी कंडीशन जो है, हमारी लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए वो पार्टिसिपेट करती थी। अगर आपसे कोई पूछे कि वुमेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्यों पार्टिसिपेट करती थी किसी भी एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के, तो आपका आंसर होगा ये कि वो चाहती थी कि उनकी लाइफ स्टाइल के पे भी फोकस करेगी वो सरकार जो आएगी। ठीक है, वो भी उनके नज़र में रहेंगी, अदरवाइज उन पे फोकस नहीं करती। यही इनका मेन मुद्दा था। उसके बाद क्या था बच्चों? थर्ड स्टेट के जो औरतें थे वो तो काम करती थी। उनका काम कैसा था ये देख लो। सीम स्ट्रेसेस होती थी, लॉन्ड्रेस कपड़ा धोने वाले, सोल्ड फ्लावर्स फूलों को बेचती थी, सब्जियों फलों को बेचना, सब्जियों को बेचना मार्केट में, घरों पे नौकर रहती थी, बड़े बड़े जो लोग रहते थे उनके यहाँ घरों पे काम करती थी। तो ये तो अभी भी देख सकते हैं आप, डेली लाइफ में भी ये इंडिया में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेट की वुमेन की कंडीशन क्या थी ये दिखा रहा है। टू रेज देयर वॉइस दे स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। अब उनकी वॉइस को ऊपर तक पहुंचाना है, लोगों में उनके विचार जाएं, इस काम को करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? खुद का पॉलिटिकल क्लब बना दिया। ठीक है, और न्यूज़पेपर खुद का अपना चलाने लगी। ठीक है, कि हम इसमें वुमेन के बारे में लिखेंगे, एक ऐसा क्लब होगा जिसमें सारी औरतें आएंगी, उनसे हमारा बात विचार होगा और हम क्या चाहते हैं देश के प्रति, हमारा क्या हिस्सा होना चाहिए, हमें कौन से अधिकार मिलने चाहिए, वो सब पे हम लोग बात विचार करेंगे। और मुझे लगता है ऐसा होता हो शायद, लेकिन आप सब जानते हैं कि अगर औरतें इकट्ठा होती हैं तो क्या बात कर सकती हैं। ठीक है, इनमें कोई फेमस क्लब है, उसका नाम था बच्चों द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये उस क्लब का नाम है जो फेमस हो गया था। जैसे आपने देखा था बहुत सारे क्लब बनाए गए थे, जो छोटे छोटे वर्कर्स थे, आर्टिसियन थे, वही फेमस हो गया। उनमें से एक जैकोबिन क्लब। वैसे ही इनका भी कई सारे क्लब्स थे, लेकिन उनमें से ये वाला क्लब फेमस हो गया। ठीक है, डिमांड क्या था इन औरतों का जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करती थी? कहती थी हमको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए जैसे कि आप आदमियों को दे रहे हो। कैसी राइट्स? राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार हमको भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन में खड़े हों, हम भी प्रधानी जीते, हम भी विधायकी जीते और हम भी असेंबली में जाएं, हम भी कानून बनाएं, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, इलेक्टेड टू असेंबली एंड होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस, ये भी चाहती थी राजनीति में हिस्सा लेना। क्लियर है? अभी तक नेशनल असेंबली में कोई औरतें नहीं जाती थी, उनको तो वोट देने का भी अधिकार नहीं है, वो इलेक्शन में कहाँ से खड़ी होंगी। देखो ये लोग उदास क्यों थी, क्यों वोट देने का अधिकार मांग रही थी? क्योंकि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था उसमें सीधा ये लिख दिया गया था कि वुमेन वोट नहीं देंगी, वो पैसिव सिटीजन है। पैसिव सिटीजन में वो लोग आते थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं थी, इनके लिए यही क्राइटेरिया थी कि अगर आप औरत हैं तो आपको वोट देना नहीं है। क्लियर है? तो इसके लिए इन लोग की लड़ाई चलती थी कि हम वोट क्यों नहीं देंगे, हमारा भी हिस्सा है, हम भी ये फ्रांस के ही लोग हैं। हम केवल अब जेंडर के बेसिस पे आप हमको इस तरीके से हटा सकते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, मेरा ये अधिकार छीन लेंगे, ये तो सही नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। अब देख लेते हैं बच्चों कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, यानी नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट वाले लोग बनाए थे, उसने कुछ काम किया था औरतों के लिए। वो कौन कौन से काम किए थे ये देख लेते हैं। ठीक है, भले ही इनको पैसिव सिटीजन में रखा गया है संविधान में, वोट नहीं दे सकती हैं और ये पॉलिटिकल इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकती हैं, लेकिन इनके लिए कुछ किया है नेशनल असेंबली ने। वो क्या किया है देखिए, मेड स्कूल कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। ये कह दिया कि सारी लड़कियां अब से पढ़ाई करेंगी। सही बात है, इनके लिए अच्छा था। पहले
इनको पढ़ने लिखने का उतना अधिकार नहीं था, इनको फोकस ही नहीं किया जाता था पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वो बड़े लोग जो होते थे उनके घर की लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती थी। ठीक है, आप अपना कंपैरिजन यहाँ से कर सकते हैं, इंडिया की भी सिचुएशन देख सकते हैं कि आज भी कितनी लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है। भले ही उनके माँ बाप स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन उनको अभी भी कोई फोकस नहीं करते हैं कि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। बस ठीक है, कैसे भी पास करा देना है, क्योंकि सारी लड़कियाँ पास हो रही हैं अब, अदरवाइज उनको भी स्कूल नहीं भेजा जाता। ठीक है, फादर कुड नॉट फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। देखो पहले क्या होता था, नेशनल असेंबली जब आई थर्ड स्टेट वालों की, उससे पहले क्या होता था, लड़की का बाप तय करता था शादी कहाँ करनी है लड़की की। ठीक है, लेकिन जब नेशनल असेंबली ने आया तो ये बिल पास किया कि अब लड़की का बाप लड़की को फोर्स नहीं कर सकता है शादी करने के लिए, वो जहाँ चाहे स्वेच्छा से कर सकती है। ऐसा नहीं कि पापा जी कह दे यहाँ कर लो तो यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है बच्चों, ये तो फ्रांस में हट चुका है, लगभग 18वीं शताब्दी में हट गया, तो आज 200 साल लगभग हमको लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 200 से ज़्यादा हो रहे होंगे। ठीक, लेकिन आप इंडिया की बात करो, क्या आज कोई लड़की अगर अपने बाप से कहती है कि नहीं आप जहाँ चाहते हैं हम वहाँ शादी नहीं करेंगे, तो पापा क्या कहते हैं, तब हम जहर खा लेंगे, हमको भूल जाओ कि हम तुम्हारे बाप हैं, समझ लो हम मर चुके हैं, तुम अपने मन से जहाँ चाहोगे वहाँ शादी कैसे करोगी। इसका मतलब 200 साल भी बाद अभी इंडिया का हालत वैसा ही है जैसा 200 साल पहले फ्रांस का था। क्लियर? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन 10% बदलने से क्या होगा, 90% तो ऐसे ही है। वुमेन कुड मेड डिवोर्स अ लीगल प्रोसेस। हाँ, पहले क्या था, डिवोर्स मतलब कानूनी तौर पे ऐसा कुछ नहीं था, इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया था। अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया तो कुछ कार्रवाई होती ही नहीं थी, लड़की रोएगा कुछ भी हो। लेकिन अब एक लीगल प्रोसेस बन गया कि हाँ आपको कानून के तहत आपको डिवोर्स देना होगा। अगर देना भी है तो देखना होगा दोनों लोग की मंजूरी है कि नहीं, लड़की चाहती है कि नहीं डिवोर्स लेना, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट और टर्न स्मॉल बिजनेस। इसके बाद क्या हुआ कि अब लड़कियां किसी काम के लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं, छोटा छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं, अगर उनको कुछ सीखना है तो वो भी सीख सकती हैं। और ऐसा चीज़ पहले उनके लाइफ में नहीं होता था। उनको मैं बता चुका हूँ 3 काम है, लड़कों को संभालना है घर पे, उसके बाद से खाना बनाना है, परिवार संभालना है। ठीक है, और पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी तो क्या करेंगी, छोटा मोटा मजदूरी करती थी। यहाँ भी देख सकते हो आप लोग, बहुत गरीब घर के औरतें होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है तो लेबर का काम करती हैं। अगर वही पढ़ी लिखी रहती तो ऑफिस में काम करती, यही चीज़ था वहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये सब चीज़ें तो इनके लाइफ में आ गई थी। अब एक चीज़ और, ये क्लब भी मनाती थी, आपको पता है। तभी रेन ऑफ टेरर आया, ये मैक्समिलन साहब के सरकार आई, 93 से 94 तक रही। और मैक्समिलन जानते हैं आप लोग क्या करते थे, जिलोटिन में डाल के काट देते थे। ठीक है, हाँ, उन्हीं की सरकार है, रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन। द न्यू गवर्नमेंट क्लोज देयर क्लब्स, बैंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मोस्ट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम जिलोटिन। कह रहे कि जब ये इनकी सरकार आई तो ये क्या किया कि जितने वो क्लब बनाई हुई थी उनको बंद कर दिया, मतलब औरतों के अब क्लब नहीं चलेंगे। उनके द्वारा न्यूज़पेपर जो छापा जाता था उसको बंद कर दिया। तो जब अचानक आप किसी का क्लब बंद करोगे, कोई न्यूज़पेपर छाप रहा है उसको बंद करोगे, तो वो आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। तो जैसे ही औरतों ने इनके विरुद्ध में खड़ा हुआ, ये औरतों को पकड़ के जिलोटिन में डाल के काट दिए, उनकी कहानी खत्म। ठीक है, अब फाइनली इनको वोट देने का अधिकार कब मिला बच्चों, देखो उस टाइम लड़ रही थी 18वीं शताब्दी में, वोट देने का अधिकार मिला 1946, मतलब जब हम आज़ाद हुए हैं 1947 में, उससे 1 साल पहले इनको वोट देने का अधिकार मिला है। तो सोचो इंडिया की जो औरतें हैं, जो लड़कियां कितनी लकी हैं कि जब उनका देश आज़ाद होता है तब उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और ये फ्रांस पता नहीं कब रिपब्लिक बन चुका था, इलेक्शन चालू हो चुके थे, लेकिन औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, 150 साल बाद। अगर वही सेम सिचुएशन यहाँ होती तो अभी 70-80 साल बाद औरतों को वोट देने का अधिकार मिलता। तो यहाँ की जो औरतें हैं अदर कंट्री से तो बहुत लकी हैं कि उनको बराबर का दर्जा मिला एटलीस्ट इलेक्शन में। अब वो खड़ी भी हो सकती हैं, अब विधायक प्रधानी जो जीतना है जी तो खड़ा हो जाओ। एक और वुमेन थी जो बहुत फेमस हो गई थी फ्रांस में, उनका नाम था ओलंपी डी गौजेस। ठीक है, ओलंपी डी गौजेस इनका नाम था, आप जैसे चाहो ऐसे पढ़ लेना। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाली थी लोगों के ऊपर। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वुमेन थी। किससे रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाती थी। ठीक है,
प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स। बच्चों जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए स्टार्टिंग की गई थी, नेशनल असेंबली ने जब कसम खाया था 1789 में कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए, तो उन्होंने एक लाइन लिखा था, इसी से संविधान की स्टार्टिंग किए थे, लिखे थे क्या, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। देखो यहाँ पे वो लोग क्या लिख के स्टार्ट किए थे संविधान को, राइट ऑफ मैन, आदमियों का राइट्स, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पे वुमेन को नहीं लिखे थे वो लोग, तो इससे वो नाराज थे कि हम लोगों को आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया, मैन क्यों लिखा, वुमेन भी तो लिखना चाहिए साथ में, तो ये चीज़ उन्होंने नहीं लिखा, तो इस बात से वो नाराज थी। कौन, ओलंपिडे गोजेस। तो ये क्या की कि तुम आदमी नहीं लिखे हो, अपने तरफ से 1791 में ये खुद लिख दी एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। वो आदमी लिखे थे, इनको छोड़ दिए थे, इस बार ये अपने को लिख दी, वुमेन को लिख दी, आदमियों को छोड़ दी, कहीं कि हम अपने तरफ से लिख देते हैं एक, ठीक है, तो ये लिख दी। उसके बाद क्या हुआ, ये जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगी। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, आलोचना करना, किसी के बारे में कोई कमियां हैं उसको बताना, ठीक है। तो देखो दो तरीके के लोग होते हैं, अगर तुम किसी की कमियों को बताते हो तो वो गुस्सा हो जाएगा, मारने भी लगेगा तुमको कि कैसे बता रहे हो, मेरी कमी कोई यही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनकी कमियां बताओ तो उसको दूर करते हैं। तो जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी, जिनका वो हेड था मैक्सिमिलियन, वो बहुत दुष्ट था, उसकी कोई कमी बता दिया तो वो भी जिलोटिन में जाएगा, उसको भी काट दिया जाएगा। तो ये क्या करने लगी, उस गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करने लगी, मतलब कमियां बताने लगी, आलोचना करने लगी। तो किस लिए आलोचना करती थी बच्चों, क्या ऐसा करती थी वो सरकार, वुमेन क्लब को बंद कर दिए थे, न्यूज़पेपर छापना इनका बंद कर दिए थे, इस पे पाबंदी लगा दिए थे वो लोग, ठीक है, इसलिए वो आलोचना करती थी। तो इनको क्या हुआ, नेशनल कन्वेंशन, जो नाम था इनके असेंबली का, किसके, मैक्सिमिलियन के असेंबली का, जैकोबिन का जो सरकार था उनके असेंबली का नाम क्या था, नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। और थर्ड स्टेट वाले जो बहुत टैक्स देते थे उनके असेंबली का नाम क्या था, नेशनल असेंबली, क्लियर है। हाँ, तो नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया, इनको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया इनके ऊपर, क्लियर है। और इसकी सजा हुई इन्हें, और इनको भी जिलोटिन कर दिया गया, इनको भी जिलोटिन में डाला गया, इनके भी गर्दन अलग, क्लियर है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि रिवॉल्यूशन में फ्रेंच के किस तरीके से वुमेन पार्टिसिपेट की हैं। तो आपका आंसर कैसे होगा, ये लोग भी पॉलिटिकली एक्टिव थी, साथ देती थी ताकि इनके साथ कुछ अच्छा हो सके, इनको भी इलेक्शन का अधिकार मिल सके, वोट देने का अधिकार मिल सके, ये सब लालच थी, अंदर से पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, ठीक है, इसके लिए ये लोग साथ देती थी उसमें, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा, ठीक। अगर आया है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच कि आपने इतना देर तक हमको सुना।